वेलकम फ्रेंड। आज हमारे और आपके बीच चर्चा का जो टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था। वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम आज इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें और आगे बढ़ें, एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जब भी कोई वीडियो आपके पास पहुंचता है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम चलते हैं आज सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था में। यूं तो सल्तनत काल के जब हम राजस्व व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का आभास होता है कि प्रारंभिक दौर में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद राजस्व व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा था। राजस्व के बहुत सारे स्रोत थे और इन स्रोतों में जो भू राजस्व था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। सल्तनत काल की भी राज्य की आय का एक प्रमुख साधन भू राजस्व ही हुआ करता था। आज हम फोकस करेंगे इस टॉपिक में सल्तनत काल की भू राजस्व व्यवस्था पर ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य राजस्व के स्रोत थे उन पर भी आज हमारी आपसे चर्चा होगी। सल्तनत काल में जो सामान्य कर लगते थे, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। राजस्व प्राप्ति के लिए सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसका वर्णन इस्लामी पुस्तकों, कुरान और शरीयत में किया गया है। पूरे सल्तनत काल में सभी शासकों ने इन 5 प्रमुख करों को अवश्य लगाया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है उस्र का। उस्र भारतीय मुस्लिम भूमिधरों और काश्तकारों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। सामान्यतः उस्र कर उन मुस्लिम काश्तकारों से वसूल किया जाता था जिनकी भूमि की सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती थी, और इस कर की जो मात्रा थी वो भूमि की उपज का 1/10 भाग होता था। दूसरे प्रकार का कर है खराज। सामान्यतः या गैर मुस्लिम काश्तकारों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर था। सामान्य गैर मुस्लिम काश्तकारों से वसूल किया जाने वाले भूमि कर को हम खराज के नाम से जानते हैं। इस्लामी कानून के अनुसार इस कर की दर कुल उपज का 1/10 से 1/2 भाग तक हो सकती थी या होती थी। तीसरे प्रकार का जो कर मान्य था इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक, उसे हम खम्स के नाम से जानते हैं। कहीं की किताबों में इसको खुम्स भी पढ़ा जाता है। वास्तव में लूट से प्राप्त धन पर लगने वाले कर को खम्स के नाम से जाना जाता था। सामान्यतः सल्तनत काल में जब भी सुल्तान की सेनाएं किसी अन्य राज्यों पर विजिट करने के पर्पज से निकलती थी, जब किसी अन्य राज्य पर धावा बोला जाता था सैनिकों के द्वारा, तो सैनिक उस अभियान के दौरान बहुत सारे धन संपदा लूट कर लाते थे। इस लूटे हुए धन में राज्य का हिस्सा सामान्यतः 1/5 होता था, जबकि 4/5 भाग
सैनिकों के बीच वितरित कर दिया जाता था। यानी इस पूरे लूट के माल को 5 भाग में बांटा जाता था। 20% की जो रकम होती थी वो राजकोष में जमा कर दी जाती थी और 80% की जो रकम होती थी वो सैनिकों के बीच आपस में बांट दी जाती थी। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान बना जिसने इस क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किए, और ये जो ट्रेंड चला रहा था इस ट्रेंड को उसने बदल दिया। 4/5 भाग यानी लूट के माल का 80% भाग उसने राजकोष में जमा करने का प्राविधान किया, जबकि 1/5 भाग यानी 20% भाग सैनिकों के बीच वितरित किए जाने का उसने प्राविधान किया। यानी ये बदलाव अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए। शरीयत के मुताबिक जो चौथी कर इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक मान्य थी, जो सल्तनत काल में लगाया जाता था, उसे हम जजिया के नाम से जानते हैं। जजिया गैर मुसलमानों से प्राप्त किया जाने वाला धार्मिक कर था। यह कर गैर मुसलमानों से इसलिए वसूल किया जाता था क्योंकि इसके बदले में उन्हें अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन मिलता था और वे सैनिक सेवा से मुक्त भी रहते थे। जजिया के कुछ अपवाद भी थे। सामान्यतः स्त्रियों पर, बच्चों से, विकलांगों से, ब्राह्मणों से ये कर वसूल नहीं किए जाते थे, यानी ये लोग इस कर से मुक्त होते थे। और सामान्यतः कर की या जो दर थी वो 5% से 10% तक होती थी। जितनी भी आय गैर मुसलमानों की साल में होती थी उसका 5 से 10% तक यह कर वसूल किया जाता था। और लास्ट में जो 5वीं कर सल्तनत काल में मान्य थी उसे हम ज़कात के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार का धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से ही वसूल किया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि मुसलमानों को अपनी साल भर की कमाई के कुछ हिस्से धर्म के नाम पर दान करने चाहिए। इसी उद्देश्य से यह कर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। यह कर कुछ निश्चित मूल्य से अधिक की संपत्ति पर ही लगता था और सामान्यतः इस कर की जो दर होती थी वो साल भर की आय का 2.5% इसकी दर हुआ करती थी। इस कर से होने वाली जो भी आय राजकोष को होती थी या राज्य को होती थी, उस धन का उपयोग मुसलमानों के लाभ के लिए किया जाता था। यानी इस कर से प्राप्त होने वाली आय मुसलमानों के लाभ के लिए व्यय की जाती थी। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, मस्जिदों और कब्रों की मरम्मत इसके नाम पर की जाती थी। धार्मिक और निर्धन वर्ग को कहीं न कहीं इससे कोई सहायता प्रदान की जाती थी। किसी की बेटी के विवाह में अनुदान प्रदान किया जाता था। तो इस तरह से इसका लाभ निर्धन वर्ग को मिलता था। शरीयत में वर्णित इन 4 प्रकार के करों के अतिरिक्त भी कुछ मोटे मोटे सल्तनत काल में कर लगाए गए विभिन्न शासकों के शासनकाल में। जैसे सल्तनत काल में आयात कर व्यापारिक वस्तुओं पर लगती थी। सामान्य व्यापारिक वस्तुओं के लिए कर की दर 2.5% होती थी, जबकि घोड़ों के लिए आयात कर की शुल्क जो थी वो 5% तक होती थी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि आयात कर की यह जो दर थी गैर मुसलमानों के लिए मुसलमानों से 2 गुना होती थी। इसके अतिरिक्त सल्तनत काल के विभिन्न शासकों के काल में मकान कर भी वसूल किए गए, चराका कर या जिसको हम चराई कर कहते हैं वो भी वसूल किए गए, जल कर भी वसूल किया गया और इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे कर वसूल किए गए, जैसे कि सिंचाई कर। चौथी महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि निसंतान मरे हुए लोगों की संपत्ति भी राज्य की हो जाती थी, क्योंकि उस संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता था। लिहाजा उसे राज्य की आय की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता था। अब आते हैं दोस्तों हम भू राजस्व पर।
या भूमि कर पर। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत की आय हो या मुगल काल की आय हो, भू राजस्व मध्यकालीन साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा और नियमित साधन माना जाता था। दिल्ली सल्तनत के लिए भी दिल्ली सल्तनत की जो आय होती थी, उस आय में भी भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण था और यह सबसे नियमित साधन के रूप में दर्ज था। राजस्व के निर्धारण के लिए सल्तनत काल में भूमि को 4 भागों में विभक्त किया गया था। एक नंबर पे खालसा भूमि, जिसको हम कहते हैं, यह भूमि जिसका प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार या दिल्ली सुल्तानों के नियंत्रण में होता था, उसे खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खालसा भूमि पर लगने वाले कर की जो वसूली थी, वह स्थानीय स्तर के जो अधिकारी होते थे गांव के स्तर पर, जिनको चौधरी, मुकद्दम, खूत आदि कहा जाता है, इन लोगों के माध्यम से होती थी। दूसरी तरह की जो जमीन थी वो मुफ्तियों को दी जाने वाली भूमि थी। दरअसल वजीर के परामर्श से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान प्रत्येक खित्ते के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करते थे, जिसे हम ख्वाजा के नाम से जानते हैं। इस ख्वाजा का जो मूल कार्य होता था वो राजस्व की वसूली की देखरेख करना और मुफ्तियों पर आंशिक नियंत्रण रखना था। मुफ्ती जो होते थे अपनी भूमि की उपज का एक निश्चित हिस्सा सुल्तान को कर के रूप में दिया करते थे। इससे निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार को, दिल्ली सल्तनत की सरकार को आय प्राप्त होती थी। तीसरे तरह की वो भूमि थी जो सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने वाले हिंदू सामंतों के पास थी। सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेने वाले हिंदू शासक अपने अपने राज्यों में पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग करते थे। उन्हें मात्र सुल्तान को समय से और निर्धारित कर देना होता था। इससे भी राज्य को काफ़ी आय होती थी। और चौथी तरह की जो भूमि थी, जिसको हम इनाम, मिल्क अथवा वक्फ के रूप में जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुसलमान विद्वान और संतों को इनाम के रूप में मिल्क अथवा वक्फ के रूप में भूमि दिया करते थे। मिल्क वह भूमि होती थी जिसे सुल्तान उनके कार्य के बदले देता था। इनाम में दी गई भूमि एक प्रकार से पेंशन में दी गई भूमि होती थी, जबकि वक्फ धर्म सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि होती थी। उल्लेखनीय बात यह है कि इस तरह की भूमियों पर कोई कर नहीं लगता था। इस तरह की समस्त भूमियां जो है राजस्व से मुक्त होती थी सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी वह पहला सुल्तान था जिसने एक स्पष्ट राजस्व नीति का प्रतिपादन किया और भू राजस्व नीति में व्यापक परिवर्तन किया। मूलतः उसने जो नीतियां अपनाई या जो नवीन संशोधन किए राजस्व नीतियों में, उसका मूल रूप से 2 आधार थे। 2 सिद्धांतों पर उसकी राजस्व नीति जो है आधारित थी। एक लक्ष्य तो था कि राज्य की आय में अधिकाधिक वृद्धि किया जाए, और दूसरा लक्ष्य था कि लोगों को इस कदर आर्थिक अभाव की दशा में रखा जाए जिससे उनके अंदर सुल्तान के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने की जो भावना है वो पनप न सके और वे किसी भी दशा में सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने निम्नलिखित उपाय भी किए। सबसे पहले उसने उन मुसलमान अमीरों पर प्रहार किया जिन्हें इनाम, पेंशन, मिल्क, वक्फ आदि के रूप में पिछले सुल्तानों से भूमि प्राप्त हुई थी और जो किसी भी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे। ऐसे सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली गई और इन समस्त भूमियों की योग्यता और राज्य सेवा के आधार पर वितरित कर दी गई। इस कार्य से ऐसे लोगों का प्रभाव राज्य में निश्चित रूप से कम हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा प्रहार हुआ वो स्थानीय स्तर के अधिकारियों जैसे खूत, चौधरी, मुकद्दम आदि पर हुआ, जो पैतृक आधार पर लगान अधिकारी थे।
और निश्चित रूप से वे सभी हिंदू भी थे। अलाउद्दीन ने उनसे लगान वसूल करने का अधिकार सबसे पहले छीन लिया और फिर तत्पश्चात उनके समस्त विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए। उनसे भूमि कर के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के कर लिए गए, जैसे एक आम जनता अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर देती थी। अपने इस सुधार से अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं को निर्धन बनाकर उनकी विद्रोह करने की शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से उसे इसमें सफलता भी मिली। ये दो काम करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर की दर को निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व कुल उपज का 1/2 भाग निर्धारित कर दिया गया। इन भूमि करों के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भूमि कर के अलावा किसानों से या आम जनता से कुछ अन्य प्रकार के कर भी वसूल किए, जिनमें मकान कर और चराई कर या चरागाह कर बहुत प्रसिद्ध है। जजिया और जाकात पूर्व की भांति बने रहे। भूमि कर निर्धारित करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भूमि की वास्तविक उपज जानने के लिए पहले भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश करने की परिपाटी उसने विकसित की और विश्वा नामक एक नवीन प्रणाली का प्रचलन उसने प्रारंभ किया। पटवारियों से उसने भूमि के समस्त अभिलेखों की जांच करवाई, जिससे कि राजस्व विभाग लगान निर्धारित करने के लिए सही जानकारी प्राप्त कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कठोरता से वसूल करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने और वसूल करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दिया, जिसको हम दीवाने मुस्तक राज के नाम से जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में फसल की किसी भी प्रकार की हानि होने पर राजस्व में कोई छूट देने का नियम नहीं रखा। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों की दृष्टि में उसकी राजस्व नीति बहुत कठोर थी, अतः अलाउद्दीन के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा अनेक कठोर नियम त्याग दिए गए और उनके द्वारा निश्चित की गई लगान की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। खिलजी वंश की समाप्ति के पश्चात तुगलक वंश के शासकों का शासन आता है। तुगलक वंश का जो प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक था, उसके शासनकाल में भू राजस्व की दर पूर्ववत उपज का 1/2 भाग कायम रही, लेकिन उसने प्राकृतिक कारणों से फसल के नुकसान होने पर छूट देने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने खूंतों, मुकदमों और चौधरियों जैसे स्थानीय लोगों को भूमि कर और चराई कर से मुक्त कर दिया। उसने यह भी नियम बना दिया कि किसी इक्ते में एक वर्ष में 1/10 भाग से अधिक राजस्व की वृद्धि न की जाए। गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की भूमि पैमाइश की परिपाटी को छोड़ दिया और सैनिक तथा असैनिक समस्त पदाधिकारियों को जागीर देने की प्रथा पुनः प्रचलित कर दी। गियासुद्दीन तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बना, सुल्तान बना। उसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि उसने जैन संत जम्बू जी को भूमि अनुदान प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने फसलों को बदल कर बोने का अनुमोदन किया। इस पद्धति को एक नया नाम दिया गया, जिसको हम सस्यावर्तन के नाम से जानते हैं। वह राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत तत्पर था और इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयोग भी किए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके शासनकाल में किए गए सभी प्रयोग असफल हो गए। उन प्रयोगों की असफलता के बावजूद उसने भूमि कर के रूप में उपज का जो 1/2 भाग वसूल करने का प्रयास किया। उसकी वजह से उसके शासनकाल में कृषकों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दुर्भाग्यवश इसी बीच उसके शासनकाल में अनावृष्टि भी आई और इस अनावृष्टि के कारण उसके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, जिसके कारण भयंकर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। किंतु सुल्तान ने अपना आदेश जो है वापस नहीं लिया
लेकिन बाद में जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसने किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों के मध्य ऋण भी वितरित किया। उसने तकावी ऋण बांटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोआब का संपूर्ण प्रदेश एक तरह से बर्बाद हो गया था। उसने अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए अकाल संहिता का भी निर्माण करवाया। उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रतन नाम के एक हिंदू को मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। कालांतर में उसने दीवाने अमीर कोई नामक एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में विस्तार करना था, किंतु यह योजना भी असफल रही, निष्फल रही। तत्पश्चात फिरोज तुगलक के हाथों में दिल्ली सल्तनत की बागडोर आई। फिरोज तुगलक ने सुल्तान बनते ही तकावी ऋण और कृषि उपकर, जिसको हम अब वाव के नाम से जानते हैं, ये दोनों कर जो है माफ कर दिए। जैसा कि इतिहासकारों के आंकड़े बताते हैं कि उसने 24 प्रकार के कर अपने शासनकाल में समाप्त कर दिए थे और कुरान में वर्णित केवल 5 प्रकार के करों को ही उसने अपने साम्राज्य में लागू किया। लेकिन राज्य की आय को बढ़ाने के लिए उसने कृषि के विस्तार पर काफी ध्यान दिया। कृषि के विस्तार और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उसने 4 बड़ी नहरों के निर्माण की योजना भी बनाई। 4 बड़े बड़े नहरों का निर्माण भी करवाया। इन 4 बड़े बड़े नहरों के अलावा उसने अनेक कुएं खुदवाए, फलों के अनेकों बाग लगवाए और उत्तम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को उसने प्रोत्साहन भी दिया। जिन 4 बड़े नहरों का निर्माण करवाया गया, सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से जिन किसानों ने उन नहरों का उपयोग करके अपने कृषि भूमि के लिए सिंचाई करवाई, उसके लिए वैसे लोगों से उसने सिंचाई कर भी वसूल किया। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसके द्वारा सिंचाई व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ पंजाब क्षेत्र को प्राप्त हुआ। फिरोज तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर जनता से वसूल किया और सबसे खास बात यह है कि उसके शासनकाल में जजिया कर अत्यधिक कठोरता से लागू किया गया। स्त्रियां, बच्चे, विकलांग, ब्राह्मण जो अब तक जजिया कर से मुक्त थे, इन सभी लोगों से भी फिरोज तुगलक के शासनकाल में जजिया कर वसूल किया गया। और अंत में जब हम लोदियों की बात करते हैं, जब लोदियों के हाथों में सत्ता आती है तो उन्होंने अपने राज्य की समस्त भूमि महत्वपूर्ण अफगान परिवारों में बांट दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके शासनकाल में जो सरकारी भूमि थी, जिसको हम खालसा भूमि कहते हैं, उस खालसा भूमि का क्षेत्र और महत्व काफ़ी कम हो गया। हालांकि बीच में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने भूमि और कृषि के क्षेत्र में कुछ अभिनव और नए प्रयोग किए। भूमि की नाप के लिए उसने एक नवीन परिपाटी को जन्म दिया और एक सिकंदरी गज की खोज की, लेकिन वास्तव में इन छोटे मोटे प्रयासों का कोई प्रतिफल नहीं मिल सका। उसने राजस्व नियमों में कोई खास महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया और इस तरह से राजस्व व्यवस्था परंपरागत रूप से दिल्ली सल्तनत के पूरे शासनकाल में एक सामान्य ढर्रे पर चलती है। तो दोस्तों, ये था आपको दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपके लिए उपयोगी होगा यह लेक्चर। इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं समाप्त किया जाता है। फिर अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,